हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 साइंस का एनुअल एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा एक बार। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 23 के और में जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है 4 चिल्ड्रन मेजर द लेंथ ऑफ ए टेबल विच वॉज अबाउट 2 मीटर। 4 चिल्ड्रन मिलके एक टेबल के लेंथ को नापते हैं जिसका लेंथ होता है अबाउट 2 मीटर। ईच ऑफ देम यूज डिफरेंट वेज टू मेजर इट। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से वो टेबल को नापता है। सैम मेजर्ड इट विथ हाफ मीटर लॉन्ग थ्रेड। सैम ने उसको हाफ मीटर लॉन्ग थ्रेड लेके मेजर किया। गुरमीत मेजर्ड इट विथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ज्योमेट्री बॉक्स। गुरमीत अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से 15 सेंटीमीटर का एक स्केल निकालता है और उसी से नापता है। रीना मेजर्ड इट विथ हर हैंड स्पान। रीना अपनी हैंड स्पान यूज करके टेबल की लेंथ नापती है। सलीम मेजर्ड इट विथ ए 5 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप। सलीम टेबल को 5 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप से नापता है। विच ऑफ देम विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ एंड वाई। इनमें से इन चारों बच्चों में से कौन सा बच्चा एक्यूरेट लेंथ बता सकता है और क्यों। देखिए, जब सेम हाफ मीटर लॉन्ग थ्रेड यूज करेगा, हाफ मीटर थ्रेड को वो बार बार यूज करेगा तब जाके उसको 2 मीटर लेंथ पता चलेगा। लेकिन बार बार चेंज करते हुए शायद वो डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर हो जाए तो करेक्ट लेंथ हमको ना पता चले। गुरमीत ने यूज किया 15 सेंटीमीटर का स्केल, तो शायद 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हुए उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जिससे कि उससे गलती हो सकती है। और रीना हैंड स्पान यूज कर रही है विच इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इससे तो हमको कभी भी करेक्ट लेंथ पता चलेगा ही नहीं। और सलीम यूज करता है 5 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप। इससे एक ही बार में उसको पता चल जाएगा कि टेबल का लेंथ 2 मीटर का है। सो सलीम का जो रीडिंग है ना, इसका तरीका सही भी है और करेक्ट भी है। सो सलीम विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ बिकॉज ही यूज्ड a 5 meter long measuring tape. By using this tape, he can measure the 2 meter long table easily at once. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन के बीच डिफरेंस बताइए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। और हर मोशन का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो कुछ इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। एक साइड में रखेंगे लीनियर मोशन, दूसरे साइड में हम रखेंगे सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट सीधा मूव करता है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। फर्स्ट लिखते हैं डेफिनेशन। When an object moves in a straight line, the motion of the object is called linear motion. जैसे कि एग्जाम्पल है motion of a stone falling from a height. सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है? When an object moves in a circular path around a particular center, then its motion is called circular motion. Example है motion of a ceiling fan. Answer both of the questions. First one is differentiate transparent, translucent and opaque objects along with example of each. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बताइए और सबका एक एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास कर जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वी कैन सी अदर थिंग्स क्लियरली थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, जैसे कि ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो कि लाइट को पास करने के लिए आधा अधूरा परमिशन देता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट बट पार्शियली, then it is called translucent object. We are able to see other things through translucent object but not clearly. Example क्या है? Butter paper, vegetable oil, etc. Next है opaque object, जिसके थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करता उसको हम बोलते हैं opaque object, है ना। When an object does not allow light to pass through it, then it is called opaque object. We cannot see other things through it. Example क्या है? Wood, aluminium sheet, etc. Next है give the nature of image फॉर्म इन ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका नेचर बताइए। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इन ए पिन होल कैमरा इज द कलर ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर जो होगा इमेज का कलर भी सेम ही रहेगा। द इमेज साइज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है इमेज का साइज उससे छोटा रहेगा। नेक्स्ट है द इमेज इज इन्वर्टेड, और इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है। पिन होल कैमरा में जो भी इमेज हम देखते हैं वो इन्वर्टेड ही रहता है। सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 25। ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे जो इमेज दिया गया है इसको देखिए और नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनका आंसर दीजिए। तो चलिए पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए पिक्चर। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। पिक्चर में कौन से टाइप का मोशन दिखाया गया है? शायद इसका आंसर सब जानते हैं। आंसर इज ऑसिलेटरी। ऑप्शन 1 ऑसिलेटरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा क्या होता है? सर्कुलर होता है क्या? नहीं। कर्विलिनियर? नहीं। लीनियर? नहीं। और फोर्थ ऑप्शन इज पीरियडिक।
हाँ, ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होता है, तो ऑप्शन 4 पीरियडिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मोशन द रोटेशन ऑफ अर्थ एग्जिबिट। अर्थ का रोटेशन कौन से टाइप का मोशन शो करता है? फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन, है ना, सो ऑप्शन 1 सर्कुलर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच मोशन कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक के जो आवर हैंड मिनट हैंड होते हैं ना, उसमें कौन से टाइप का मोशन हमको देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 सर्कुलर, हाँ सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है, सर्कल में घूमते हैं ना हैंड्स। नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन, हाँ हर 1 घंटे में एक बार मिनट हैंड जहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है वहाँ पे पहुँच जाता है, और हर 24 आवर्स में एक बार आवर हैंड जहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है वहाँ पे पहुँच जाता है, सो ये पीरियडिक मोशन भी शो करता है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी, नहीं ऑसिलेटरी नहीं शो करता। लास्ट वन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं, तो फोर्थ वन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन। कार जब रोड पे सीधा जाता है तब वो कौन से टाइप का मोशन शो करता है? लीनियर मोशन, है ना, और रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हो, तो सीधा लिख देंगे ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए और नीचे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फर्स्ट वन इज व्हाट डज द अबोव फिगर शो। ये ऊपर का जो डायग्राम है क्या शो कर रहा है? हमने बुक में पढ़ा है ना, ये डायग्राम से हमको पता चलता है कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:1, 4 पार्ट नाइट्रोजन है और 1 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है, बस वही लिखना है हमको। द अबोव फिगर शोज दैट एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वॉल्यूम रेशियो 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द ग्लास रिमेन्स द सेम, इफ नॉट व्हाई। पहले देखिए ये ग्लास जार में हमने थोड़ा पानी लिया है और उसके अंदर एक कैंडल जलाया है, कैंडल को फिर हमने ग्लास जार से ढक दिया, फिर क्या होता है ग्लास जार के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको यूज करके कैंडल जलेगा, जब तक ऑक्सीजन है कैंडल जलता रहेगा, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कैंडल बुझ जाएगा। तो ग्लास जार के अंदर जितना ऑक्सीजन था जो कि अभी खत्म हो चुका है, वो ऑक्सीजन रहने के लिए ग्लास जार के अंदर कुछ तो जगह चाहिए होगी ना, कुछ तो स्पेस चाहिए होगा। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो स्पेस खाली रह गया और उस स्पेस को भरने के लिए ग्लास में जो वाटर था वो वाटर अंदर जाएगा ग्लास जार के अंदर, और जितना ऑक्सीजन था ऑक्सीजन का स्पेस अब ऑक्यूपाई करेगा वाटर, तो वाटर का लेवल ग्लास जार के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी जितना नाइट्रोजन है जैसे का वैसा रहेगा उतनी स्पेस में, और ऑक्सीजन के स्पेस पर रहेगा पानी, बस वही लिखेंगे हम। नो द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द ग्लास डज नॉट रिमेन द सेम। ग्लास के अंदर तो अभी वाटर का लेवल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लास जार के अंदर पानी चला गया ना, तो ग्लास में वाटर लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लास मूव्स इनटू द ग्लास जार। द कैंडल यूजेस द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास जार वाइल बर्निंग। जब कैंडल जल रहा था ग्लास जार के अंदर जितना ऑक्सीजन था उसको यूज किया। व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फिनिश्ड, जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, कैंडल भी बुझ गया। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास जार इज नाउ ऑक्युपाइड बाय वाटर, सो एज कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड द वाटर लेवल रेजेस इनटू द ग्लास जार। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैन बर्निंग टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या कैंडल जल सकता है? नहीं, आंसर तो सीधा है नहीं। नो, बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बेस्ड अपॉन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उसको बेस करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला है देखिए, इन द फिगर गिवन ए एंड बी सो द बल्ब कनेक्टेड टू द सेल इन 2 डिफरेंट वेज। पहले पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर में देखिए बल्ब ना इस सेल से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द बल्ब इन बोथ द केसेस। इन दोनों ही केसेस में करंट फ्लो जो है ना उसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए। Q to P और P to Q। यहाँ पे देखिए पहले पिक्चर में जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला एंड, इसको नाम दिया गया है Q। पिक्चर A में पॉजिटिव टर्मिनल है Q और सेल का नेगेटिव टर्मिनल है P। Q से एक वायर ज्वाइन करता है बल्ब को एक टर्मिनल पे और वहां से एक वायर आता है जो कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल P को कनेक्ट करता है। आपको पता है हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहती है। करंट फ्लो कौन से डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पिक्चर A द करंट फ्लो विल बी फ्रॉम Q to P एंड इन पिक्चर B सी द पॉजिटिव टर्मिनल नेम इज P एंड द नेगेटिव टर्मिनल नेम इज Q। एग्जैक्ट इसका उल्टा हो गया है। सो हियर द करंट फ्लो विल बी अगेन सेम फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। सो हियर द करंट फ्लो डायरेक्शन विल बी P to Q। वही लिखेंगे हम आंसर में। चलिए लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो will be from Q to P in A and direction of current flow will be
from P to Q in B. This is because current always flows from positive terminal to negative terminal of a cell. B. In following circuit, the bulb will not glow if ends A and B are connected with. नीचे जो डायग्राम दिया गया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये एक ओपन सर्किट है ना। यहाँ पे पॉइंट A एंड B दोनों ज्वाइन नहीं हुए हैं। अगर ज्वाइन होते तो बल्ब ग्लो करता। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्किट में A और B पॉइंट को हम किससे ज्वाइन करें ताकि बल्ब ग्लो ना करे। तो हमको इन दोनों के बीच कोई इंसुलेटर डालना होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है स्टील क्लिप, नहीं। मेटल क्लिप, नहीं। प्लास्टिक क्लिप, हाँ प्लास्टिक क्लिप इंसुलेटर है। तो अगर A और B के बीच हम प्लास्टिक क्लिप रख दें तो करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन 3 प्लास्टिक क्लिप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स बल्ब विल ग्लो। इनमें से कौन से सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा। देखिए पिक्चर ए में देखिए सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है ना, अभी तक वो बल्ब से कनेक्टेड नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा गैप दिख रहा है। पिक्चर बी में देखिए सेल की नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है वो अभी तक बल्ब की टर्मिनल से जुड़ा नहीं है, गैप दिख रहा है ना यहाँ पर। पिक्चर सी में देखिए सेल की नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है और बल्ब की टर्मिनल से जो वायर निकला है वो दोनों जुड़े हुए नहीं है, दोनों के बीच गैप है। पिक्चर डी में देखिए सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है वो बल्ब की टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है वो भी बल्ब की दूसरी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सो इन पिक्चर डी देयर इज कंप्लीट क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल पाथ जिसके थ्रू की करंट फ्लो हो सकता है। अगर होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना। सो हियर ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी, हाँ ऑप्शन 4 फिगर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर का एग्जाम्पल दीजिए। कंडक्टर का एग्जाम्पल है आयरन, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है वुड। आप जो चाहिए लिख दीजिए इन दोनों में, मैंने अपना एक एक एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट है ई ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्विच। लिख दीजिए यहाँ पर स्विच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बेस्ड अपॉन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको देखिए और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला है ऑब्जर्व द पिक्चर्स ए एंड बी गिवन इन फिगर केयरफुली। पिक्चर ए में देखिए फर्स्ट टॉय कार जो है इसके ऊपर जो बार मैग्नेट है इसका साउथ डायरेक्शन, सेकेंड टॉय कार के ऊपर जो बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस किया है। और हमको तो पता है बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। पिक्चर बी में देखिए टॉय कार 3 में और टॉय कार 4 में सेम डायरेक्शन जो है ना आमने सामने है, तो यहाँ पर होगा हमारा रिपल्सन। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबव गिवन पिक्चर्स। ऊपर दिए गए पिक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इन ए कार 1 and 2 विल कम क्लोजर एंड इन बी कार 3 and 4 विल कम क्लोजर। नहीं, कार 3 and 4 एक दूसरे को रिपल करते हैं तो क्लोज नहीं आएंगे, सो दिस वन इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट है इन ए कार 1 and 2 विल मूव अवे। नहीं, दूर तो नहीं जाएंगे, 1 and 2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना तो कम क्लोजर होगा ये, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट 3 इन ए कार 1 and 2 विल कम क्लोजर, पास आएंगे ओके टू ईच अदर एंड इन बी 3 and 4 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, 1 and 2 में अट्रैक्शन होगा तो पास आएंगे, 3 and 4 में रिपल्सन होगा, सो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन 3 दिस वन विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। फिल द कॉलम 1 कॉलम 2, ये आपके बुक के क्वेश्चन में भी था ना। नॉर्थ डायरेक्शन एन मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शन एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, रिपल करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिपल्सन। नॉर्थ डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस। नेक्स्ट है साउथ एंड नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से, सो यहाँ पे हम लिख देंगे अट्रैक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपल्सन, तो साउथ डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन आएगा पास में, तो रिपल्सन होगा साउथ, तो ब्लैंक्स में लिख दीजिए साउथ एस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। स्टेटमेंट ए मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट इज लॉस्ट बाय हैमरिंग। हाँ, हैमर से तोड़ने से मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है। स्टेटमेंट बी है मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट इज लॉस्ट बाय ब्रेकिंग इट। मैग्नेट को अगर तोड़ देंगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। सो ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट ओनली। खाली स्टेटमेंट ए करेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं, स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट ओनली, नहीं, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। हाँ, ऑप्शन 3 बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दिस वन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है मैग्नेटिक पावर इज मोर इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन। बार मैग्नेट के साइड में मैग्नेटिक पावर ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, यस करेक्ट वन, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। नेक्स्ट वन इज थर्ड ऑप्शन, मैग्नेटिक कॉम्पस ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हाँ मैग्नेटिक कॉम्पस हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही अलाइन होता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। नहीं, हमने पहले पढ़ा था ना फर्स्ट ऑप्शन, मैग्नेटिक पावर इज मोर इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, दिस वन विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। What will happen if take magnetic compass near a bar magnet? बार मैग्नेट के पास अगर एक कॉम्पस लेके जाएंगे मैग्नेटिक कॉम्पस तो क्या होगा? ऑप्शन से द निडल विल डिफ्लेक्ट, हाँ निडल उसका डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट है ये। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।